दोस्तों 1947 में भारत के विभाजन के बाद जब पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है भारत से अलग हुआ तो उसके अलग होते ही अस्तित्व में आया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित ये गलियारा राज्य के सिलीगुड़ी शहर से होके गुजरता है। यही कारण है कि इसका नाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर पड़ गया। हालांकि इसका एक और नाम है जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, भारत की चिकन नेक। अगर यहाँ की भौगोलिक आकृति आप देखोगे तो उस हिसाब से आपको नजर आएगा कि ये पूरी जगह मुर्गे की एक गर्दन की तरह नजर आती है, जिसको हम चिकन नेक कह सकते हैं। अब यूं देखा जाए तो ये गलियारा ओवरऑल 200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, लेकिन इसका एक प्रमुख भाग है जो कि यहाँ पर आता है वो लगभग 60 किलोमीटर लंबा है और इसमें एक ऐसी जगह आती है जो लगभग 13 से 20 किलोमीटर चौड़ी है। तो इसका मतलब बहुत ही छोटी, बहुत ही सक्रिय जगह है जहां से ये रास्ता होकर निकलता है। यही कारण है कि ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। यह गलियारा भारत की मुख्य भूमि को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग है। कहने का अर्थ यह है कि कोई और स्थलीय मार्ग, जमीनी रास्ता यहाँ पे नहीं जाता है। सिर्फ एक ही जमीनी रास्ता है जो यहाँ से होकर गुजरता है। पूर्वोत्तर में स्थित लगभग 8 राज्य, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा आते हैं, वो इसी मार्ग पर कनेक्टिविटी के लिए डिपेंड करते हैं। यानी कि जो भी कनेक्टिविटी है वो इसी पर निर्भर करती है। अगर इसके भूगोल को समझने की कोशिश करोगे तो ये संवेदनशील एरिया जो है वो महानंदा और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये जो है कॉरिडोर लगभग बहुत से देशों से लगता है, जैसे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऊपर भूटान हो गया, और इस कोने की घाटी में आपको चीन भी नजर आएगा। तो एक बात आपको याद रखनी है, लगभग 4 ऐसे देश हैं जिनसे ये घिरा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं जो ऐतिहासिक रूप से बहुत जरूरी है। ये जो रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाता है, ये पहले सिक्किम साम्राज्य से होके गुजरता था। यानी कि 1975 से पहले जो सिक्किम था वो भारत का हिस्सा नहीं था। ऐसे में वहाँ पर कौन सा राज चलता था? चोंग्याल राजवंश का राज चलता था। तो ये जो पूरा कॉरिडोर है वो इस सिक्किम साम्राज्य से होकर ही गुजरता था। अब हुआ ये कि 1975 में सिक्किम के अंदर एक जनमत संग्रह हुआ, जिसको आप रेफरेंडम कहते हो, जिसके तहत वहाँ की जो जनसंख्या है उसने भारतीय संघ में जाने का फैसला ले लिया। और इसी के साथ ही 1975 में सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बन गया। इससे जो भारत को सबसे बड़े फायदे हुए उनमें से एक तो ये था कि ऊपर भारत को स्पेस मिल गया, जगह मिल गई। उस जगह के अंदर आज भारत जो है युद्धाभ्यास भी कर रहा है, आज की तारीख में आपको पता होगा, तीस्ता के नाम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि चुंबी घाटी, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है चाइना का, ये है चुंबी घाटी। यहाँ से चाइना जो है हमेशा एक्टिव रहता है, अपने सैन्य ठिकाने बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में चुंबी घाटी पर नज़र रखने के लिए सिक्किम एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। तो इसका मतलब आप चाइना को काबू में रख सकते हो इस जगह से। तो इससे भारत को ये फ़ायदा हुआ। और ओवरऑल भारत यहाँ पर रेल भी बना पाया और सड़क भी बना पाया, क्योंकि सिक्किम जो है वो अब भारत के अंदर था। अगर इस कॉरिडोर के महत्व के बारे में बात की जाए तो व्यापार के लिए इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से एक रेलवे लाइन निकलती है जो भारत बना रहा है और उसको फिलहाल चौड़ा भी कर रहा है और उसका विद्युतीकरण भी कर रहा है। हालांकि इस पूरे रेलवे गेज के अंदर फिलहाल एक ही रेलवे लाइन है, इसलिए बहुत ज़्यादा माल जो है वो इससे नहीं दिया जाता है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरता है। ये राजमार्ग जो है गुवाहाटी को जोड़ता है सिलीगुड़ी शहर के साथ। यही कारण है कि जो असम है, अरुणाचल है और मणिपुर है, नागालैंड है, इन सब का जो 95% व्यापार है वो इस राजमार्ग पर डिपेंड करता है और 5% व्यापार जो है वो ट्रेन पर डिपेंड करता है। तो याद रखना, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इस रास्ते से यहाँ पर बहुत से तेल, गैस पाइपलाइन और बिजली ग्रिड गुजरते हैं, जो इसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसलिए भी इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो एरिया है ये लगभग 3 से 4 देशों के बीच में घिरा हुआ है। एक तो भारत है, भारत के अलावा नेपाल, भूटान, चाइना और बांग्लादेश। अब इतने सारे देशों से जब कोई जगह जुड़ी हुई होती है ना, तो वो जगह जो अवैध व्यापार है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अवैध व्यापार यहाँ पे होने लगता है, जैसे कि नशीले पदार्थ आने जाने लगते हैं, हथियारों की तस्करी होने लगती है। इसलिए ये रास्ता जो है वो नशा, घुसपैठ और हथियार के लिए आने जाने का एक रास्ता बन जाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है सुरक्षा और चाइना। जी हाँ, अभी हाल ही में मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश वाली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से चाइना जो है वो अरुणाचल में घुसने की फिराक में है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हुई है अभी वर्तमान के अंदर, मैं आपको बताऊं। बांग्लादेश जो है
बांग्लादेश के इस हिस्से के अंदर एक एयर बेस है जो कि दूसरे विश्व युद्ध के समय पे, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था उसके टाइम पे बहुत एक्टिव हुआ करता था। ये जो एयर बेस था ये मित्र देशों की वायुसेना के लिए इंपॉर्टेंट था। यहाँ से बहुत से हवाई जहाज उठते थे जो कि लड़ाकू हवाई जहाज होते थे। अब आज़ादी के बाद पहले तो ये पाकिस्तान के अंडर आता था, तो 1958 में पाकिस्तान ने नागरिक उड़ानों के लिए इसको चालू किया था थोड़े समय के लिए। लेकिन उसके बाद 71 में जब बांग्लादेश अलग हुआ तब से ये जो एयरबेस है ये ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अब ऐसे में चीन ने अभी हाल ही के अंदर यहाँ का एक दौरा किया है और टेस्ट किया है इस जगह को। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लाल मोनीर हाट एयरबेस, ये इसका नाम है लाल मोनीर हाट, इस एयरबेस को जो है चाइना अपना एयरबेस बनाना चाह रहा है और इसके लिए वो बांग्लादेश को कर्जा भी देने को तैयार है। जैसा कि उसने पाकिस्तान के साथ किया था वही वो बांग्लादेश के साथ करने को तैयार है। भारत के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ से तो चुंबी घाटी है, दूसरी तरफ से सिक्किम का जो है वो उत्तर वाला एरिया है, थोड़ा इस तरफ आप आओगे, और तीसरी तरफ ये एयरबेस है। अगर चाइना यहाँ पर एयरबेस बना लेता है तो वो भारत पर 3 दिशाओं से हमला कर सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो कॉरिडोर है वो खतरे में आ जाएगा और साथ ही पूरा नॉर्थ ईस्ट भी। तो इसीलिए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर एक जोग्राफिकल चेंज देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी बताया था। मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मुझे ही गलत कहने लगे कि आप देश को कमज़ोर कर रहे हो, आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। देखिए, मैं इस तरीके की बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सच का अंदाज़ा लग सके। महाभारत में भी जब अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ने गए थे तो उन्होंने कृष्ण से कहा था कि मुझे बीच में ले चलो रणभूमि के, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे खिलाफ है कौन। आप कितने भी बड़े योद्धा क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई से अवगत कराना ज़रूरी है अपने आप को। यही कारण है कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर और फिलहाल की वर्तमान स्थिति। आई होप आपको समझ में आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।